गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सब खुश हैं और आपका दिन अच्छा शुरू हो गया है। मैं आपसे बात करूंगा आज एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये बहुत लोगों ने इसके बारे में मुझे पूछा है और लोग जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी के क्या चांसेस हैं 2024 इलेक्शन में जीतने के और प्राइम मिनिस्टर बनने के। अगर 2024 में नहीं बनेंगे, क्या 2029 में बनेंगे? उनका कोई चांस है? बड़ा दुरुस्त सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं, ये एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, डी फैक्टो प्रेसिडेंट हैं। हालांकि एक्चुअल प्रेसिडेंट जो बना रखा उन्होंने वो मिस्टर खरगे है, पर वो तो एक रबर स्टैंप है और जो करता रहता है, जो मैन मैटर करते हैं, वो राहुल गांधी ही है। उनकी मदद कर रही हैं उनकी मदर मिसेस सोनिया गांधी, जो इटालियन हैं और 12 साल शादी के बाद तक उन्होंने हिंदुस्तानी सिटीजनशिप नहीं ली। और फिर जब मेरे ख्याल में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने लगे थे, तो उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली। खैर, ये बहुत छोटी सी बात है। क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी अभी आगे क्या करेंगे। ये ग्रैंडसन है श्री जवाहरलाल नेहरू के, और नेहरू हिंदुस्तान के बहुत पॉपुलर लीडर थे, उनकी बहुत फॉलोइंग थी। और एक बात कहनी तो बहुत ज़रूरी है कि जब 3 इलेक्शन उन्होंने लड़ी, जब वो हिंदुस्तान के लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, तो तीनों में उनकी पार्टी की 350 सीट से ज़्यादा आई। सो प्रश्न ये उठता है कि 2024 इलेक्शन में जो राहुल गांधी लीड करेंगे, क्या कोई चांस है कि एटलीस्ट 350, तो खैर बहुत दूर की बात है, 300 या 250 सीट उनकी आ सकती हैं? ये पॉइंट हम एग्जामिन करेंगे। राहुल गांधी जो हैं, आजकल उन्होंने लंबी दाढ़ी रखी हुई है, और मैं जब उनकी शक्ल देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ये कार्ल मार्क्स है, मतलब उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगा, बिकॉज कार्ल मार्क्स थे, ये एक ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने एक फील्ड थ्योरी कम्युनिज्म की निकाली थी। और ये जो थ्योरी ऐसी थी कि रशिया जिसने अपनाया इस थ्योरी को, वो 22 हिस्सों में टूट गया। सो ये एक फेलियर थ्योरी है, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी की कोई कनेक्शन है कार्ल मार्क्स से, पर इनको थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी। बिकॉज मैंने अब ये ऑब्जर्व किया है कि इनका 1 पॉइंट एजेंडा एक है सिर्फ, कि मोदी को क्रिटिसाइज करते रहो और हर एक चीज़ मोदी तक ट्रैक डाउन करो, और जो इम्पोर्टेंट विषय हैं देश के लिए, उनके ऊपर कुछ खास बात नहीं करनी। और एक और उनका पॉइंट ये भी है कि वो अभी तक वो पुराने जो वोट बैंक पॉलिटिक्स हैं कांग्रेस के, उनमें से वो निकल नहीं सके, और अब भी वो इसी तरीके की बातें करते हैं, जिससे कि वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू हैं, उनको ये बातें पसंद नहीं है। और राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि अगर इंडिया में उनको पावर लेनी है, तो आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक आश्वासन दिखाना पड़ेगा, एक बिलीफ आना चाहिए कि ये आदमी हमारे बारे भी सोचता है। आजकल ऐसे है कि वो बातें क्या करते हैं, वो सबसे पहले मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 अगर वो पावर में आए वापस ले आएंगे। सेकंड पॉइंट भी एक उनका ये भी है कि ये मुस्लिम्स का जो पर्सनल लॉ है, उनको हम टच नहीं करेंगे, यानी आप पॉलीगैमी 4 शादियां सब चलने देंगे। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान से नेगोशिएट करेंगे। फिर वो कहते हैं कि चाइना के साथ झगड़ा कर रहे हैं, आप वो झगड़ा मत करिएगा। और बहुत से पॉइंट हैं उनके बारे में। और बार बार वो वीर सावरकर का नाम लेते हैं, जो कि वीर सावरकर कोई हिंदुस्तान के मेन लीडर नहीं थे, एक सेकंड रंग लीडर थे, और उसका नाम हर बार लेना और अटैक करना,
कोई मतलब की बात नहीं है। एक और पॉइंट उनका ये है कि जैसे मैंने पहले भी अभी बताया आपको कि हर एक पॉइंट वो मोदी के अगेंस्ट ले लेते हैं। अभी देखिए केस चला है ये गौतम अडानी का, जो हिंडनबर्ग पेपर्स आए हैं, और पार्लियामेंट की उनकी सारी स्पीच ये थी कि जो भी कुछ मोदी ने इस हिंडनबर्ग ने किया है, अडानी ने, ये मोदी ने कराया है। और ये बार बार ये जिक्र यही कर रहे थे, और ये नहीं सोच रहे थे कि अडानी जो है वो तो अभी बिजनेस नहीं कर रहा, वो 25 साल से कर रहा है, और उसकी जो राइज हुई थी वो कांग्रेस पार्टी के टाइम ही हुई थी। सिमिलरली मुकेश अंबानी भी दशकों से काम कर रहे हैं, और उनकी जो राइज हुई थी वो कांग्रेस के टाइम हुई। एक और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मोदी जी के सपोर्टर हैं, वो है रतन टाटा। और रतन टाटा जो हैं, उनकी तो टाटा फैमिली जो है वो तो अंग्रेज़ों के टाइम से प्रसिद्ध है। तो कहना कि जी हर एक चीज़ मोदी के ऊपर अटैक करते रहना कोई मकसद नहीं रखता, और लोग भी जो है वो ऊब जाते हैं ऐसी बातें सुन के बार बार। अब ये राहुल गांधी जो है ये समझ नहीं पाए कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है अब जागरण आ गया उसमें। वो टाइम चला गया है जब हिंदू 700-800 साल तक मुसलमानों के गुलाम थे, और जो भी मुसलमान नवाब या राजा था या खलीफ था वो आता था, उसको जो हिंदू लड़की पसंद आई उसको ले जाता था, अपने हरम में रख लेता था। वो सब दिन खत्म हो गए। एक अंग्रेजी का वर्ड है रेनिसेंस। रेनिसेंस मीन्स फिर से उभरना, और हिंदू अब उभर रहे हैं ऊपर। पर हिंदू का उभरना कोई बुरी बात नहीं है। मैं क्लियर करता हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, पर मुझे कोई घबराहट नहीं कि हिंदू उभर रहे हैं ऊपर, बिकॉज जब हिंदू राज पहले भी था और अब भी आएगा, अगर हुआ, तो वो बहुत प्रेगमेटिक राज होता है, और वो धर्मा के नाम पे चलता है। धर्मा मतलब ट्रूथ, ट्रूथ के नाम पे चलता है। जो हमारे बड़े बड़े बादशाह थे पुराने, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य, अशोक और कनिष्क, वे धर्म के नाम पे राज करते थे, और वो डेमोक्रेसी में भी बिलीव नहीं करते थे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो उन दिनों में जो राजा था वो उसको उसकी तुलना भगवान से होती थी। खैर ये तो एक बात है। अब सिचुएशन ये है कि राहुल गांधी आगे क्या करेंगे। एक और पॉइंट उनको सोचना चाहिए कि जितने भी उनके लीडर हैं, उनके साथ हैं, उनकी पर्सनल स्टैंडिंग जीरो है। वो कहीं स्टैंड नहीं करते। आप देख लीजिए दिग्विजय सिंह है, या कमलनाथ है, या राजेश पायलट है, या गहलोत है, इनकी क्या फॉलोइंग है, क्या स्टैंडिंग है। ये तो जैसे राहुल गांधी एक सूर्य है, वो उसके साथ चल रहे हैं, और जिस दिन वो सूर्य बुझ जाएगा ये भी बुझ जाएंगे, सबके सब वहीं के वहीं कहीं चले जाएंगे। तो उनको इम्पोर्टेंट लीडर चाहिए। ऐसे लीडर नहीं चाहिए साइकोफेंट्स जिनको कहते हैं, जो जी हजूरी करते रहें। और एक और इनका बहुत सपोर्टर है, वो है मणिशंकर आयर, और इसने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ वक्त पहले कि अ, जब शाहजहां बादशाह बना था तो कोई डेमोक्रेसी थी, वो तो बन गया था। तो उनका मतलब ये है कि राहुल गांधी को विदाउट एनी इलेक्शन, विदाउट एनीथिंग, सीधा ही प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए कांग्रेस का। यानी एक मेडिवल कंसेप्ट को वो मॉडर्न कंसेप्ट बना रहे थे। और ये तो राहुल गांधी के बहुत कॉन्फिडेंट है, और इनके अगेंस्ट एक एलिगेशन भी है। ये जब पाकिस्तान गए थे 2014 में, वहाँ जाके इन्होंने एक सिंपोजियम में पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट किया कि दोस्तों प्लीज़ हमारी मदद करो मोदी को निकालने के लिए। आई मीन आप सोच सकते हैं किस टाइप ऑफ आदमी है ये। और किसी दूसरे कंट्री में ये ऐसी बातें करता तो इसका मिलिट्री कोर्ट के सामने इसको पेश किया जाता, पर हिंदुस्तान में ये अभी भी घूम रहे हैं, इधर उधर कहानियां बना रहे हैं बैठ के। तो राहुल गांधी जो है थोड़े से मिसगाइडेड है, और उनको प्रायोरिटी नहीं समझ आ रही। इंडिया में प्रायोरिटी बहुत चेंज हो गई है। पॉलिटिक्स, जो वोट बैंक पहले कांग्रेस बना के रखती थी कि मुसलमान हमें वोट देंगे हर बार, वो खत्म हो गया। आप जानते हो कि बंगाल इलेक्शन में सारी की सारी वोट ममता बनर्जी को, मुसलमानों की, और कांग्रेस को 0 सीट मिली। तो आप देखिए कि मुसलमान अब वोट बैंक नहीं बनेंगे। इवन इन बंगाल एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जब श्री ओवैसी वहां गए इलेक्शन के लिए तो उनको भी सीट नहीं मिली, हालांकि वो एक मुस्लिम है।
इवन गुजरात में ओवैसी का इफेक्ट जीरो था, मुसलमानों ने औरों को ही वोट दिया। तो राहुल को इस बात समझ लेनी चाहिए कि अभी वो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के दिन खत्म हो गए हैं और हिंदुस्तान चेंज हो गया है। एंड आप इंडिया में वोट पोलराइजेशन करके नहीं जीत सकते। एक याद रखिए कि 80% जो इंडियंस हैं वो हिंदू हैं। एंड अगर आप 80% को एलिनेट कर देंगे, आप किस टाइप से, किस तरीके से आप पावर में आ सकते हैं? आप कभी भी पावर में नहीं आएंगे। इसी कारण मैं कहता हूँ, अभी इलेक्शन अभी 2024 में ड्यू है, वहां तो इनका कोई चांस नहीं है कि कांग्रेस इवन 75 सीट ले जाएगी। बहुत से लोग कॉरेस्पॉन्डेंट्स कह रहे हैं जी इसकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बहुत सक्सेसफुल थी, लोग आए लाखों की तादाद में। जरूर आए होंगे, पर ये सब क्यूरियोसिटी के लिए आए और ये वोट में रियलाइज नहीं होगा। यानी कि आप समझे कि इतने लाखों आदमी आ रहे हैं, वो लाखों जाके राहुल गांधी के लिए वोट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड सेकेंडली, राहुल गांधी एक्सेप्टेबल नहीं है दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स को। वो खुद अपने आप को उनसे आगे समझते हैं, जैसे केसी राव है या नीतीश है, ममता है। ये जो आदमी पर्सन हैं, ये अपने आप को राहुल गांधी से बेहतरीन मानते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इंडिया के। और इनकी लीडरशिप जो है ये सस्पेक्ट है। बेसिकली एक इंस्पिरेशन होता है कि आप जब लीडर होते हैं, आपको पर्सनल अटैक्स नहीं करने किसी पे, पर ये हर बार या तो हिंदुत्व के अटैक करते रहेंगे और या फिर वीर सावरकर को और फिर मोदी को। ये लोग सोचते हैं कि भी क्या प्रॉब्लम है इस आदमी को, ये मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते, ये ऐसी बातें क्यों कर देते थे जो बहुत सी लोगों की नज़र में वाहियात बातें हैं, इनका कोई मैंने नहीं रखता। इट इज गॉट नो मीनिंग। जेंटलमैन, तो ये बात तो क्लियर होगी कि 2024 में तो इनका चांस जीरो है। अब जहाँ तक 2029 की बात है, एक और प्रॉब्लम आ जाएगी उस टाइम। मैं जहां तक समझता हूं कि उस टाइम तक इंडिया एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा। अगर ये हो गया तो वोट पोलराइजेशन हो जाएगी और राहुल गांधी का तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। अगर यही ऐसी बातें करते रहेंगे कि मैं आर्टिकल 370 वापस ले आऊंगा और ये सब मैं पर्सनल लॉ नहीं बनाऊंगा मुसलमानों के लिए, तो इसकी 29 में तो और भी सीटें कम आएगी। हो सकता है इनकी सिर्फ 20 या 25 सीट आए, बिकॉज उस टाइम तक बहुत से कांग्रेसी भी समझ जाएंगे कि भी इस आदमी के साथ रहने का मतलब ये है कि ये तो डूबता हुआ जहाज है, हम भी डूब जाएंगे उसके साथ। सो जेंटलमैन, एक अच्छा आदमी है, अच्छा लीडर बन सकता था। ग्रैंडसन है जवाहरलाल नेहरू के। नेहरू ने कुछ अच्छे काम किए बट बहुत सारी मिस्टेक्स की। इनको चाहिए था कि उनकी पॉलिसी पढ़ते और उनकी मिस्टेक्स को सुधारते और फिर मोदी को अपोज करते। उन्होंने नहीं किया। उन्हें पर्सनल अटैक शुरू कर दिए मोदी के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर और आरएसएस के ऊपर। आरएसएस जो है बुरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और उसको कहना कि ये जी आईएसआईएस के बराबर है, ये तो फिर झूठ बोलना है। और बहुत से हिंदुस्तानी जो है हिंदू, उनको ये बात पसंद में नहीं है, बिकॉज आईएसआईएस जो कि गर्दन कलाम करते हैं, सिर कलाम करते हैं और खून खराबा करते हैं। आरएसएस ऐसा कुछ काम नहीं करता। आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पर जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गुंडे वगैरह होते हैं, इनमें भी हैं और उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। जेंटलमैन, मैं बड़ी अफसोस है मुझे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडसन हैं, उनके आगे जीतने का चांस जीरो है। 2029 में तो जीरो -5 है। तो इसका मतलब एक ही है कि इनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और थोड़ा सा प्यार आपके मन में लेके आना चाहिए। और हालांकि हो सकता है वो हिंदू धर्म नहीं मानते, हमें मालूम नहीं वो हिंदू धर्म मानते हैं या नहीं, बिकॉज ये माँ क्रिश्चियन थी, उसकी बहन ने क्रिश्चियन से शादी की है। और क्रिश्चियन होना कोई पाप नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत से अच्छे क्रिश्चियन लीडर भी होते हैं। पर आप रिलीजन को अलग रखिए और पर्सनल बिलीफ अलग रखिए, और पब्लिक बिलीफ बिल्कुल अलग है।
और वेदर आप क्रिश्चियन हैं या कुछ भी हैं, आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी को साथ लेके चलना ही पड़ेगा, तभी आप जीतेंगे। अगर ये माइंड उनके ये समझ जाएंगे तो उनका कोई चांस है आगे एटलीस्ट 100 सीट लेके कुछ ऑपोजिशन में वो रेलेवेंट हो जाएं, अदरवाइज वो इरेलेवेंट हो जाएंगे। और एक अंग्रेजी कहावत है, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, वो उसमें चले जाएंगे। जेंटलमैन, मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, यू हैव स्पेंट योर टाइम सुनने के लिए। आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं अब ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।